बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया। मईशत का पहिया नहीं चल सका, आम आदमी के घर का पहिया नहीं चल सका, आम आदमी के चूल्हे में गैस मैसर नहीं आ सकी। एक आम आदमी इस वक्त भी परेशान है कि किस तरीके से ज़रूरत ज़िंदगी का सामान अपने किचन के लिए पूरा कर सके। दूसरी जानिब हुकूमत है कहती है कि दुनिया भर में महंगाई अगर पाकिस्तान में हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। साथ बहुत सारी चीज़ें भी गिनवाई जाती हैं कि हमने ये बेहतर कर दिया, हमने वो बेहतर कर दिया, हमने IMF से किस्त ले ली, हमने जो है वो पेट्रोल के ऊपर जो पैसे बढ़ाने थे वो बढ़ाने के बजाय जो है वो बोझ अपने ऊपर ले लिया। लेकिन पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बढ़ भी जाते हैं। पेट्रोल भी तकरीबन 100-150 रुपए से बढ़ता हुआ अब तकरीबन 150 रुपए के ऊपर आ चुका है। सूरत-ए-हाल क्या है? इशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत है, टैक्स अमूर के माहिर हैं और साथ साथ हमारे मेहरबान भी हैं कि जब हमने उनको जहमत दी हमारी आवाज़ के ऊपर जो है वो हर दफ़ा मौजूद होते हैं और आपको मईशत के हवाले से बताने का एक फरीज़ा अंजाम देते हैं। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोला साहब, तामीराती पैकेज के हवाले से एक सवाल उठाया जा रहा है कि तामीराती पैकेज जो है वो IMF को नामंजूर है और हुकूमत जो चाहती थी कि करोड़ों घर बनाए जाएं, वो करोड़ों घर बनने का ख्वाब जो है वो IMF चाहती है कि उसको जो है वो देखना बंद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। एक्चुअली देखें, ये तो जब आया था पैकेज 3 साल पहले, उसी वक्त मैंने ये बात कही थी कि ये पैकेज नहीं चल सकता। जब आप बात करते हैं 50 लाख घर की, तो आप बात करें 15,000 से 20,000 अरब की। 15 से 20,000 अरब का मतलब है 1/3 ऑफ योर GDP। और ये इतना एम्बिशियस प्लान ना कभी हो सकता था ना होगा। अगर अभी भी किस्त आप देंगे और बिल्कुल लो रेट पे आप फाइनेंसिंग करेंगे तो भी ये मेरा ख्याल है अफोर्डेबिलिटी के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बिकॉज कि आपको 50-50 किलोमीटर आगे इनको देना पड़ेगा और जब वो देंगे, उनको घर देंगे आप, तो उनके लिए आने के लिए भी काफ़ी मसाइल होंगे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना आपके पास है ना आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर UK की मिसाल लें तो UK में अगर फ़र्ज़ करें कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है तो उसके पास ट्यूब भी अवेलेबल है, रेलवे सिस्टम भी अवेलेबल है, हर चीज़ से वो आ सकते हैं। पर हमारे यहाँ कोई ऐसा रोबोट सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर हम उनको कहें कि जी आप कम्यूट करें 40-50 किलोमीटर दूर से अपने कामों पे आएँ। तो ये मेरा ख्याल है स्टार्ट से ही फॉल्स स्टार्ट था। और जब मैंने कहा था तो मेरा ख्याल है लोग माइंड करते थे। मैंने तो डॉन के पहले दिन मेयर बुखारी जब वहाँ होती थी उनके प्रोग्राम में, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये चलने वाला नहीं है। लेकिन तोला साहब, ये तो बड़ा फ्लैगशिप पैकेज था हुकूमत का। हुकूमत तो हर जगह यही बात करती थी कि दुनिया भर के अंदर लोग जो है मॉर्गेज करते हैं, पाकिस्तान में मॉर्गेज नहीं करते। वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक कहा कि जी बैंक जाने से डरते हैं लोग, हम उनको शलवार कमीज़ें पहनाएंगे ताकि वो बैंक चले जाएं। तो ये सारी बातें उन इक़दामात से फिर मेल क्यों नहीं खाती? मतलब IMF को फिर मुतमईन करना चाहिए ना, बजाय इसके कि पैकेज के ऊपर आप सवाल। जब कोई खबर लीक होती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अगर ये खबर आई है, लीक हुई है, कहीं से बात शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये है कि IMF ने वाकई इसके ऊपर कोई सख्त जो है वो एक नोटिस लेते हुए इनको कहा है कि जनाब ये काम रोल बैक करें। तो हुकूमत के पास कोई रास्ता है, कोई गुंजाइश है? नहीं, कोई गुंजाइश तो नहीं है ना। देखें, आपने इतनी कोशिशें की, पेट्रोलियम लीवी आप नहीं लगा रहे थे, आपको करना पड़ा, इंटरेस्ट रेट आप नहीं बढ़ा रहे थे, आपको बढ़ाना पड़ा, स्टेट बैंक को आज़ाद करना था, अथॉरिटी ऑटोनोमस बनाना था, आपने करना पड़ा। तो ये आप जब अब आप कर्ज लेने जाओगे, और IMF का मतलब IMF नहीं है फवाद, IMF का मतलब है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सारी बॉन्ड मार्केट। स्पेशली सऊदीया ने भी अब टैग कर दिया कि जी अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो ये 3 बिलियन आपके पास है, वरना आप हमें वापस कर दीजिएगा। तो मेरा ख्याल है ये इकॉनमी के ऊपर इनका जो स्टार्ट था वो बड़ा फॉल्स स्टार्ट था 3 साल पहले। मेरा ख्याल है इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। यानी कि तोला साहब, हम ये कह सकते हैं कि अब इसका कोई चांस नहीं है, इसको रोल बैक करना ही करना पड़ेगा। यानी कि जो ख्वाब देखा था लोगों ने सस्ते घर का, लो कॉस्ट घर का, वो ख्वाब अब खत्म कर देना चाहिए, मतलब नहीं देखना चाहिए उसको फिर। तो ख्वाब था ही क्या? कितने लोगों ने बुक कराए हैं लो कॉस्ट? ये बताएं ना आप मुझे। आपके पास तो देखें ना, हमारे पास जब ये शुरू हुआ था तो मेरे थ्रू 3-4 बड़े इंटरनेशनल रेप्यूटेबल लोग आए, उन्होंने कहा यार हम बेचेंगे नहीं, हम आपको कंस्ट्रक्शन करके दे देते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग की, आप बेच दें। तो गवर्नमेंट अपना एक्सपोजर तो लेने के लिए तैयार ही नहीं है कहीं पर भी। जब तक आप अपना एक्सपोजर नहीं लेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर कभी भी आपको नहीं करेगा। तो तोला साहब, इसका मतलब जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था वो अब हम खत्म समझें? लगता बाज़ाहिर तो यही लगता है। चलें फिर आगे की तरफ आते हैं। एक चीज़ और आई है कि तनख्वाहदार तबका जो है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। ये भी जो है वो एक स्टोरी आई थी जिसमें कहा गया कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स बढ़ाने का वो है। एक ये थी कि जो अभी तनख्वाहदार लोग हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, उनके हवाले तजवीज़ आई है कि उनको बेशक वो 20-30-40 हज़ार कमाते हैं, किसी को छूट ना दी जाए, सबके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो उसकी क्या ताबीर है, वो जो सारी तजवीज़ है?
वो तजवीज़ तो आपको आईएमएफ के रिव्यू के दौरान दे दी गई थी, मगर आपने बजट में नहीं किया। हमारे मुल्क में ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम पॉपुलर डिसीजन की तरफ जाते हैं कि ये पॉपुलर डिसीजन होगा और मेरी वाह वाह हो जाएगी। अगर मईशत को आपको सही तरीके से सही सिमत में जाना है तो आप डायरेक्ट सब्सिडीज दे दें, मगर फिर कहीं और सब्सिडी ना दें। तो ये एक चीज़ हो सकती है और आईएमएफ इसको मना नहीं करेगा अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जी डायरेक्ट सब्सिडी भी नहीं दी जाती और तरीके से मेरा ख्याल है मामलात भी ठीक नहीं चलते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं मईशत को, और आपने देखा होगा यही हशर होता है फिर जब आप नहीं कर पाते। अब देखें, आप ग्रीस में जब डिफ़ॉल्ट किया या अर्जेंटाइन में जब डिफ़ॉल्ट किया तो वहाँ लोग सड़कों पे निकल आए थे, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, मगर जो हालात हैं, जिस तरीके से हम जा रहे हैं और जिस तरीके से बिल्कुल गैर समझदारी से जो काम लिए जा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान की मीशत। अच्छा तोला साहब, असल में बात क्या है, क्या चाहती है आईएमएफ, क्या चाहता है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया जाए? मिसाल है, ₹1,00,000 वाला अगर 5,000 पर टैक्स दे रहा है तो वो 20,000 कर दिया जाए? नहीं, इतना भी नहीं चाह रहे, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं इनकी जगह होता, गवर्नमेंट में या आईएमएफ होता, तो मैं कहता भाई एग्रीकल्चरल टैक्स लगा दो सही से, ताजरों पे लगाओ। ये जो चीज़ें हैं उनको तो आप लगा नहीं रहे। वहाँ आप बिल्कुल अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, जो भी पार्टी आती है वो हुकूमत को बचाने के लिए रख जाती है, और जो ब्रंट पड़ता है वो मुझ पे आप पे पड़ता है। तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा तोला साहब, एक मुझे अब चीज़ ना थोड़ा तफसील से समझाइएगा कि आईएमएफ का पैकेज जब भी आया, यानी कि पैकेज से मेरी मुराद है कि जब भी पैसे हमें मौसूल हुए अपने बैंकों में, तो उसका एक इम्पैक्ट आता था मईशत के ऊपर कि चीज़ें चलती हुई एकदम महसूस होती थी और थोड़ी सी स्पीड नज़र आती थी। अब डॉलर जो है वो कभी 1 पैसे कम हो रहा है, कभी 2 पैसे कम हो रहा है, कभी 1 पैसे बढ़ रहा है। मतलब जो जब 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 डॉलर बढ़ता है तो रुपए के हिसाब से बढ़ता है, और कम जो है वो पैसे के हिसाब से हो रहा है, वो भी वहाँ पे आप कह लें कि फ्लोट हो रहा है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई ऐसी तेजी नहीं आई कि आप कहें कि सर्टेनिटी आ गई है, चूंकि एक बड़ी किस्त मौसूल हुई है तो उसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट चल पड़ेगी। इस दफा आईएमएफ की किस्त मिलने के बाद हलचल क्यों नहीं है? देखिए, हलचल क्या होगी, आप 3 दिन पहले स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, वही हलचल थी। आज भी ऊपर जा रही है, कल ऊपर जाएगी, गई थी, तो वो भी चल रही है, हलचल तो हो रही है। मगर मेन मसला फवाद ये है कि हम इसको सही मानों में ग्रिप नहीं कर पा रहे, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और फिर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जब बात आती है और जो आए दिन आप एक नई नई न्यूज़ सुनते हैं और जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ इस वजह से आपकी मईशत है ना अनस्टेबल है और रहेगी। अगर आप इसको सही तरीके से पॉलिटिकली अगर सब मिलजुल के रहें और ये नारेबाजियाँ बंद हो कि जी हम हुकूमत को गिरा देंगे और हुकूमत का इन चोरों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए नुकसानदेह, इनके लिए तो कुछ नुकसानदेह नहीं होगा जो बैठे। अच्छा, पॉलिटिकली सर्टेनिटी हम देख रहे हैं आ रही है, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा है। कोई जो है वो कहता है कि जी यहाँ से इस्लामाबाद तक जाएंगे फरवरी में, पीडीएम कहती है हम 23 मार्च को आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है वो इम्पैक्ट करेंगी मईशत के ऊपर, या मईशत इस काबिल ही नहीं है कि उसके ऊपर अब कोई दबाव पड़ने वाला सिलसिला रहा ही नहीं है? नहीं, इम्पैक्ट तो करेंगे ना सर। अब आपको मुझे बताया ना, अगर आप कोई चीज़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपको पता है कि यार अगर ये कोई ऐसी चीज़ होगी अनसर्टेनिटी, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट आधी हो जाएगी, तो आप जाहिर बात है यू विल बी एन एक्स्ट्रा माइल कॉशियस कि मैं नहीं करूँगा अभी कोई इन्वेस्टमेंट। जैसे आप प्रॉपर्टी का देख लें, अभी प्रॉपर्टी बिल्कुल ज़ीरो पे पड़ी हुई है, सिवाय फाइलों के जो ट्रांसफ़र होते हैं ना हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उसके अलावा कोई और काम नहीं हो रहा। तो मुझे बताया ना, अगर जब इतने ही अच्छे थे हम, तो हमें क्यों इस तरीके से नहीं मिला चीज़। अच्छा, ऑयल एंड गैस के हवाले से अगर तोला साहब थोड़ा सा ये फरमाइएगा कि गैस का जो एक बहरान है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है, उसका इम्पैक्ट क्या आना है हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर? क्योंकि अभी पिछले दिनों एहतजाज भी कर रहे थे ये केसीसीआई वाले के जी गैस हमें नहीं मिल रही, तो इसका इम्पैक्ट कोई मईशत के ऊपर भी आना है फ्यूचर के अंदर एक आध महीने में? फवाद, काफ़ी फ़र्क आता है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब हमें इस कल्चर से निकलना पड़ेगा, सब्सिडीज़ के कल्चर से। देखिए, आप अब अगर एक्सपोर्ट करते हैं, आज आपके कंपटीशन में इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना जो भी है, उनकी आप कॉस्टिंग निकाल लें, एक स्टडी कर लें आप, और इन चारों की कॉस्टिंग निकालने के बाद आप देखें कि कहाँ आप महंगे हैं। आप अपनी सोल सेट तो करें ना। आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो कुछ यूनिट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं तो वो एक्सपोर्ट कर जाते हैं, मगर जिस तरीके से कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, जैसे कॉटन की प्राइस बढ़ी, तो वो अब आपकी ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन के अंदर आ जाती है जब, तो उसमें आराम से आपको डॉलर टर्म्स में ज़्यादा मिल जाएगा।
और दूसरा ये आपका लकीली ट्रैवलिंग इतनी फुल स्विंग में नहीं है, तो अगर ट्रैवलिंग होती तो आज $1-2 अरब का आपका वो ट्रैवलिंग में निकल चुका होता। तो मैं ये समझता हूँ कि मईशत को आगे चलाने के लिए काफ़ी सोर्सेज चाहिए होंगी, और मेरा ये अंदाज़ा है कि मज़ीद आपको $8 से $10 बिलियन बोरो करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी करेंसी स्टेबल होगी। तोला साहब, इसका मतलब तो हम ना ही समझे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे अशफाक यूसुफ। तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद बहुत सारे मौजूआत रहते हैं, तमाम ही के ऊपर जायजा लेंगे आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत, माहिर टैक्स अमूर अशफाक यूसुफ। तोला साहब पाकिस्तान की मईशत का जायजा ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मेरिट के ऊपर गुफ्तगू करें बजाय इसके कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग करें, और अमूमी तौर पे तोला साहब किसी सियासी गुफ्तगू से परहेज ही करते हैं। तोला साहब ये बताइएगा कि स्टेट बैंक का जो पूरा एक्ट मंजूर हुआ पूरे पार्लियामान से, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी चूंकि नेशनल एक मामला था इसलिए जो है वो अपोजिशन ने भी हल्का हाथ रखा। ठीक है, एहतजाज होता रहा, सब कुछ था, IMF की मजबूरियां सबको पता थी, हुकूमत ने चूंकि अपोजिशन से बात नहीं की इसलिए अपोजिशन ने इतना टोकन एहतजाज भी जो है वो रिकॉर्ड कराया है। अगर मेरिट पर जायजा लें, स्टेट बैंक का जो पूरा एक्ट है जिसके अंदर उसको आज़ादी दी गई है और उसके बाद जो है वो बहुत ही महदूद सतह पर वो जवाबदेह होगा, इससे पाकिस्तान को फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या आपने भेज दिया स्टेट बैंक? नहीं, देखें, ऑटोनॉमी तो होती है काफ़ी मुल्कों में, अल्लाह ना करे पाकिस्तान कभी बिके, मगर इशू ये है कि अब वो जो गवर्नमेंट के पास कुछ लिवरेज होती थी आर्म ट्विस्टिंग की, वो नहीं रही है अब। और ऑब्वियसली अब अगर फ़र्ज करें गवर्नमेंट को लोन चाहिए होगा, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स मीडिया और कोई आ गया तो गवर्नमेंट को एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा जिसके तहत ये आपको लोन लेने पड़ेंगे। दूसरी तरफ गवर्नर साहब का जो रोल है वो ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट हो गया है, एंड ही इज़ नॉट इवन आंसरेबल टू फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को शायद वो जवाब दे दें तो दे दें, या पार्लियामानी कमेटी को दे देंगे। मैं उन पर आप कोई फोर्स नहीं कर सकते, अब वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, और वो अपने तरीके से चलाएंगे। अच्छा, तो सब करते थे, माजी में फोर्स किया जाता था, कुछ चीज़ें ऐसी थी माजी में, पिछले वजीर खजाना हो या इस हुकूमत के अंदर हो, फोर्स किया जाता था स्टेट बैंक को, क्योंकि जब भी हमने स्टेट बैंक से बात की उन्होंने कहा कि जी मॉनेटरी पॉलिसी से लेके तमाम डिसीजन हमारे तो आज़ाद होते हैं और कोई उसमें अमल दखल नहीं करता। इंटरफेरेंस होती थी वैसे? फवाद दूर मत जाए, पिछले साल जब पेंडेमिक की वजह से जब 13.25% आपका इंटरेस्ट रेट था मार्च में, तो गवर्नर साहब ने 75 बेसिस पॉइंट गिराए थे, और उन्होंने वो वीडियो मैसेज दे दिया था, आप आर्काइव में देख लीजिएगा, कि किसी बीमारी की वजह से मैं इंटरेस्ट रेट इस तरीके से कम नहीं कर सकता। जब ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ने, और कहा भाई ये 6-7% पे लाओ वरना ये मईशत बैठ जाएगी। तो उन्होंने किया था। तो कौन कह सकता है कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं? कौन सी इंडिपेंडेंस थी? कोई इंडिपेंडेंस नहीं। और दूसरी बात बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 4 साल से पहले मैंने भी देखा, जहाँ लगता था कि मईशत बैठ जाएगी तो मैं समझता था वहाँ इंटरफेरेंस हुई है और होगी, मगर अब बिल्कुल दरवाजे आपने बंद कर दिया। अब बहुत नॉमिनल चांसेस हैं कि आप कुछ कर सको मनोवर, यानी कि वो प्राइवेटली अगर आपने कर लिया, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप यू आर इन अ पोजीशन कि इनको आप डिक्टेट करो। तो तोला साहब फिर सिचुएशन क्या बननी है फ्यूचर के अंदर? स्टेट बैंक अगर सिंक नहीं होगा हुकूमत की पॉलिसियों के साथ, कोई एडवाइस उसको नहीं दे सकेगा, कोई मुतालबा उससे नहीं कर सकेगा, तो फिर पाकिस्तान की मईशत तो फिर आप ये कह लें कि एक इदारा खुद से चलाएगा और जो यहाँ पे हुकूमत है वो अलग तरफ जाएगी, तो फिर ये सिस्टम चलेगा कैसे? नहीं, देखें, सिस्टम ये नहीं है कि बिल्कुल वियर्ड हो जाएंगे ये। इनके जो पावर्स हैं जिस पे इनक्रोचमेंट करने की कोशिश की जाती है, वो अब इनको विमेन उसको मिल गया, पूरा इनका फुल थ्रॉटल पावर भी मिल गया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी चीज़ है कि जिसके अंदर हम नहीं चला। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट किसी वक्त भी ऑर्डिनेंस ला के चेंज कर देगी, मगर मेन सवाल आ रहा है अगला प्रोग्राम आप दे रहे हैं कि नहीं। रिव्यू आपका आ रहा है 6 का, और आपकी अभी जितनी भी पेमेंट है मेरा ख्याल है $13.5 बिलियन जून तक आपको पे करनी है। तो ऑब्वियसली अगर $2 बिलियन या $2.5 बिलियन आपके पास आती है तो 11-12 तो आपकी यहीं पे आ जाएंगी, वो ऑफसेट हो जाएगी, आपका CAD भी बढ़ जाएगा, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये अच्छे इंडिकेटर तो नहीं है, प्राइमरी डेफिसिट आपका वैसे ही बढ़ा हुआ है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या कहते हैं तोला साहब? ठीक चल रहा है काम, ऊपर की तरफ जारी है दोबारा से, जो पेंडेमिक में बिल्कुल माइनस में आ गई थी बकौल स्टेट बैंक के?
फवाद, अभी आपने देखा होगा अमेरिकन उसमें फेड ने कहा था कि जी वी आर विलिंग टू इंक्रीज द रेट, और नहीं किया उन्होंने, अनचेंज रखा। और सारी जितनी भी कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सारी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे जा रही है। अगर वहाँ पर पॉलिसी रेट से 0.25 है और इन्फ्लेशन 4% है, तो वो यानी कि 3.25% माइनस में जा रही है कि जी इंटरेस्ट रेट आर लेस देन द इन्फ्लेशन। और इस पर हमने काम किया मगर उन इकॉनमीज में जहाँ लोगों के पास परचेजिंग पावर हो, परचेजिंग पावर के साथ वो खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा परचेजिंग पावर इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये, हमारा जो वेज रेट है, जो 10 टॉप इकॉनमीज हैं जिनके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आए हैं, सबसे लोएस्ट रेट है 0.62 सेंट पर आवर इज़ पाकिस्तान। तो ये इस तरीके से तो नहीं चलेगा। और आपको मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ख्याल से मेरी बात सुनते नहीं है लोग, ना सुने कोई मसला नहीं, मगर एक बात मैंने हमेशा कही है कि आपकी मुतवाज़ी मईशत आपको मारती है। आप कोई एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, आपकी मईशत इस तरीके से ही चलती रहेगी। लेकिन फैक्ट की शराइत तो हम पूरी कर रहे हैं तोला साहब। आप अब भी मतवाजी मईशत की बात कर रहे हैं। बैंकिंग चैनल्स में बहुत सख्ती हो गई है। अब तो उस तरीके से काला धन सफ़ेद धन वाला मामला कम तो हो रहा है ना, आखिर कुछ ना कुछ तो हुकूमत कर ही रही है ना। देखिए, एक होता है कि जी आप जैसे तैसे कर लें, और एक होता है प्लान्ड वे में करें। FATF की जो कंडीशन है उसमें ये होता है कि जी आप, बाकी तो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है ना, FATF की तो कंडीशन टेररिज्म लॉ के ऊपर ज़्यादातर आ रही है आपके पास, ठीक है ना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो आती है, बट टेररिज्म लॉ के ऊपर आ रही है ना, कि टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो कहाँ उसको लेके जाते हैं, उनकी जो फंडिंग है उसको कैसे रोकते हैं। तो सिर्फ ये मसला तो नहीं है ना आपकी मईशत का, बिल्कुल आपकी मईशत के तो और भी ज़्यादा मसले हैं। उन मसलों को कौन हैंडल करेगा? अच्छा तोला साहब, चले थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। हम ये बड़ी इल्मी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे सिर्फ एक चीज़ इसमें एक और बता दीजिएगा। एक मॉडल आया था तुर्की का, और दगान मॉडल के, उसने अचानक जो है ना वो मईशत को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए थे। शरह सूद के हवाले से भी वहाँ पर सवाल उठता रहा है, डॉलर रेट के हवाले से भी उठता रहा है। पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्ट रखता है, पाकिस्तानी लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं कि उर्दगान क्या कर रहा है, किस तरीके से मईशत चला रहा है। वो मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक मुमकिन है? अव्वल तो उर्दगान के पास IMF के बंदे मौजूद नहीं हैं, लोकल टर्किश बंदे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास भी जो सब लोकल टर्किश जो थे 5 साल पहले हमारे, तो उनसे जो हमने काम कराया था ना, वो बड़ा ठीक ठाक लेवल पे हम मईशत को ऊपर लेके गए थे। और अगर ये स्टेबिलिटी रहती पॉलिटिकल, तो आज 9 साढ़े 9 की आपकी GDP ग्रोथ होती और वर्ल्ड में आप एक बहुत बड़ी मईशत बन के हो। 2030 में प्राइस वाटर हाउस की रिपोर्ट थी कि आप इटली और कनाडा को पीछे छोड़ देंगे। और हमारा ये, अगर जिस तरीके से हम जा रहे थे और अगर ये इंटरफेरेंसेस ना आते, तो मेरा ख्याल है 2025 में ही हम उनको पीछे छोड़ देते। तो ये एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें ना, तो वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक नई हुकूमत आए और वो दूसरी पॉलिसीज़ पे चले जाए, एक दूसरी हुकूमत आए वो उसकी पॉलिसीज़ को रिवर्स करे। जैसे कि अभी आप स्टेट बैंक के एक्ट में सुन लें, नून लीग कहती है कि जब हम आएंगे तो उसको रिवर्स कर देते हैं। तो IMF का जो कॉन्फिडेंस होगा वो ये होगा कि यार हम इन पर ट्रस्ट कैसे करें, जब इनकी इतनी मजबूत पार्टी, जो हो सकता है अगली हुकूमत बना ले, वो कहते हैं जी हम तो मानते ही नहीं है इसको। इसी तरीके से जब आपने पहले देखा होगा कि जब PTI ये कंटेनर्स पे इमरान खान साहब कहते हैं कि IMF को मैं कहता हूँ कि अगर कर्जा दिया तो अपने रिस्क पे हम वापस नहीं करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है जज्बातीपन में हम कह देते हैं, मगर मेरा ख्याल है इकॉनमी को एक तरफ रखें। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, वहाँ आए दिन एजिटेशन होते हैं। तोला साहब, इसका मतलब ये है कि हम ना ही समझें, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आया और वो आना नहीं है, जाहिर है किसी ने मुत्तफिक नहीं होना, जिसने आना है उसने अपनी पॉलिसी को चलाना है। महंगाई के हवाले से बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तोला साहब से टैक्स अमूर के हवाले से, और ख़ास तौर पर महंगाई जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और हुकूमत इस पर जोर दे रही है कि महंगाई पूरी दुनिया में हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में हो रही है, और कोई इकदाम उसको कम करने के दिखाई नहीं दे रहे। आखिर तोला साहब क्या समझते हैं कि कैसे ये तमाम चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या वाकई आलमी हालात जो है वो इसको ख़राब कर रहे हैं? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो इशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत, खास तौर पर इस पार्ट में हमने जायजा लेना है टैक्स अमूर का, उससे पहले जायजा लेंगे महंगाई का।
तो साहब, महंगाई किसी सूरत कंट्रोल नहीं हो रही, हुकूमत इकदामात के बजाय ट्वीट पर जोर है, और जिसका भी ट्वीट आ रहा है, इमरान खान साहब ने जो है वो बलूचिस्तान में जाके खिताब किया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर में महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, फिर भी हम जो है वो 15% जवानों की तनख्वाह बढ़ाते हैं कि जो बेचारे शहीद भी हुए, जो इस वक्त दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी तरीके से हुकूमत ट्वीट कर रही है मुस्तकिल कि जी दुनिया भर में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में हो गई तो कौन सा बड़ा काम हो गया। आपकी एक रिपोर्ट भी थी, मैंने उसको बहुत गौर से नहीं देख पाया, कुछ उसकी अगर वजाहत कर दें कि आपके पास क्या इंडिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है, ये कंट्रोल होगी नहीं होगी, कौन करेगा, या सिर्फ ट्वीट होते रहेंगे कि जी महंगाई दुनिया में होगी, यहाँ भी होगी, कोई बात नहीं। देखें, मैंने ये कंपैरिजन एक दिया है जिसका आर्टिकल भी मेरा छप चुका है द न्यूज़ में 2-3 हफ्ते पहले, और टाइटल था इन्फ्लेशन रेटोरिक। और आप देखेंगे ना, ये इसमें मैंने 10 टॉप कंट्रीज जिनकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है उसको हमने लिया है। आप देखेंगे पाकिस्तान का नंबर 3 है, ठीक है जी। और पाकिस्तान की जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी रेट है 9.75, इन्फ्लेशन आपका है 13%, ठीक है ना जी। और अगर मैं देखूं अनएम्प्लॉयमेंट तो मुझे नहीं समझ पड़ी 6.9, मगर ये इंडिकेटर कुछ मेरा ख्याल है थोड़ा सा फॉल्ट देखे। आप पूरे चार्ट में उठा के देख लें, पाकिस्तान हर चीज़ में लोवेस्ट है। अब अगर आप मिसाल देंगे मुझे अर्जेंटाइन की या ब्राज़ील की या टर्की की या चिली की या USA की, तो उसमें अगर आप देखें पोलैंड की, रशिया की, बेल्जियम की, उस पर अगर आप देखेंगे तमाम इकॉनमीज बशमूल पाकिस्तान के वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे फॉलो कर रही है। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि आप इकॉनमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट इसलिए नीचे रखे जाते हैं कि ये आपकी बोरोइंग हो और लोग इन्वेस्ट करें, ये टाइम उन्होंने यूटिलाइज करना होता है। आप टर्फ की मिसाल ले लें, आपने जिस तरीके से इन्वेस्ट किया 500 बिलियन रुपीज़, और अगर आप देखेंगे तो अभी इस वक्त 1.5 ट्रिलियन आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हुकूमत मुझे नहीं समझ पड़ रहा क्यों छुपाती है। आप जब भी डिवैल्यू करते हैं, 10 रुपये जो डिवैल्यू आपने किया तो उसके ऊपर आपका 1.5%, 1.25 से 1.5% महंगाई में इजाफा होता है। ओवर लास्ट 3 ईयर्स हमने 125 से 175 पे ले गया है। 175 तक जब हम आए तो 50 रुपये का आपने इसमें डिवैल्यूएशन किया है, तो 1.25% के हिसाब से 5 पे आप मल्टीप्लाई कर लें तो 7.5 के करीब बनेंगे, 6.25। तो 6.25% अगर आपने इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से, तो आप कौम को बताएं कि जी हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं थी कि हम इसको रोक सकते। और यही चीज़ इनको मैं हमेशा बावर कराता आ रहा हूँ कि प्लीज़ आप स्ट्रेट रहें। और ये जिस तरीके से आप जितना भी घुमा देंगे, तर्जुमान हमारे आते हैं माशाल्लाह, वो घुमा देते हैं, वो घुमाने की बात नहीं है। ये कौम बेचारे जब भूखी होगी ना तो आपके घुमाने पे भी कुछ नहीं करेगी, आके रोड पे मारेगी सबको, हमको भी मार पड़ेगी। तो साहब, वजाहतें भी ये दी जाती हैं कि दुनिया भर में जो है वो महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। फिर ये भी बताया जाता है कि यहाँ मोटरसाइकिलें बहुत बिक गई, यहाँ गाड़ियाँ बहुत बिक गई, लोगों ने जो है वो आईफोन खरीद लिया, लिहाजा आईफोन के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। यानी कि जो जिन लोगों ने तर्जुमानी करनी है वो तो आईफोन से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। अगर उनके हाथ में आईफोन है 3-3.5 लाख रुपए का, तो वो समझते हैं कि शायद सबका पेट उसी तरीके से भरा हुआ है और बाकी सारे लोग भी जो है वो उसी तरीके से खुशहाल हैं। ये जो हुकूमत बार बार एक्सक्यूजेस कर रही है, इसमें कहाँ तक जो है वो सच्चाई है? कुछ किया जा सकता है ऐसा कि जिससे कमोडिटी रेट नीचे की तरफ आए? तो कमोडिटी रेट्स काफ़ी चीज़ें तो आपकी इंडिपेंडेंटली होती हैं इंटरनेशनल प्राइस पे। जैसे वीट आप अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, राइस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम देख रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ फवाद, हमने वो वाहिद दुनिया का मुल्क है कि जहाँ पर हमने सारी चीज़ें इंटरनेशनल प्राइस पे रखी है। आप वीट की सपोर्ट प्राइस देखें, इंटरनेशनल प्राइस, कॉटन बिकता है इंटरनेशनल प्राइस, शुगर बिकती है इंटरनेशनल प्राइस, यू नेम इट। मगर एक चीज़ जिसका फुकदान है वो वेज रेट है, वो भी प्रॉफिट। अमेरिका का आधा दे दे, कसम से किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वहाँ पर हमें मीटिंगें बुलानी पड़ती है कि यार खुदा का वास्ता 21 से 25 कर दो। तो ये मेरी मंतक मुझे समझ नहीं आई कि जो अमीर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी 4 या 5 इंडस्ट्रियाँ लग जाती हैं और वो रोता रहता है। जो उसका एम्प्लॉई है उसको आप क्या देते हैं बेचारों को? 20-21 हज़ार रुपये
उनका घर कैसे चलेगा? आप मुझे बताओ, 2 बच्चे जिसके हों, 21,000 नहीं, चलो 42,000 भी दो, मियाँ बीवी भी अगर काम करते हैं और 42,000 भी कमा के जाते हैं, तो घर चला के तो दिखा देना, किराए का घर और 2 बच्चे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें कोई रास्ता नजर आ रहा है तोला साहब? कुछ होप नजर आ रही है आगे की तरफ? मुझे बहुत होप नज़र आ रही है, मगर मेरी पॉलिसीज़ की बात को जो है ना, मेरा ख्याल है IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ये नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली जब शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने यही कहा था कि जी इंटरेस्ट रेट लो होने चाहिए और डिवेल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ है, जब आपकी मईशत, मुतवाज़ी मईशत बहुत बड़ी हो, तो यही आपको करना पड़ता है कि लो इंटरेस्ट रेट रखें और आप डिवेल्यूएशन उसमें कम करें, ताकि जो ग्रोथ का फैक्टर है वो आता रहेगा। और उसके बाद दूसरा, जब हम काम करेंगे और इन्फ्लेशन कम होगी, तो ऑब्वियसली फिर आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं जिसको आपने देखना होगा। अच्छा तोला साहब, साल तकरीबन होने वाला है, शौकत तरीन साहब को भी सब पता लग गया है कि वो कैसे काम करेंगे, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम उनको आता है, किस चीज़ में बेहतर है, किस चीज़ में उनको तवज्जो देनी चाहिए। अगर हफीज़ शेख साहब से कंपैरिजन करें तो हफीज़ शेख साहब के ऊपर एलिगेशन थे कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर असद उमर साहब पे एलिगेशन थे कि वो IMF के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे थे। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, चलें असद उमर को छोड़ दें, हफीज़ शेख साहब और पीपल्स पार्टी दोनों ही पीपल्स पार्टी की बाकियात हैं, अगर इन पीपल्स पार्टी की इस बाकियात को कंपेयर करें तो शौकत तरीन साहब जिन चीज़ों के ऊपर हुकूमत को एतराज़ था, उस हवाले से कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, तरीन साहब एक बैंकर हैं, पहली बात, और हफीज़ शेख साहब एक जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है? तो दोनों का अलग अलग स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। अगर हुकूमत आज क्लेम कर रही है कि पिछले साल हमारी GDP ग्रोथ 5.37 थी, तो फिर हफीज़ शेख की क्रेडिट है, तो उसको आपने बेचारे को क्यों निकाला? अगर शौकत तरीन साहब आते हैं, आप देखते हैं शौकत तरीन साहब क्या काम करते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म चाहिए बंदे जो कि चला सके। मगर मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हफीज़ शेख ने, लेकिन आपने इतना बड़ा अच्छा अहम काम सवाल किया, उठा दिया तोला साहब के, हफीज़ शेख साहब पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला का तो जवाब पाकिस्तान में मिलता ही किसी को नहीं है। नहीं, वो शरीफ आदमी वो नहीं पूछेगा, मगर बात यह है कि हम और आप तो पूछ सकते हैं ना कि भाई जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी इकॉनमी की, तो आपने इनको क्यों निकाला? और फिर वही कंडीशन आप अगले रिव्यू में मान के भी आ गए। मेरिट पर कोई वजह समझ में नहीं आती आपको? मुझे कोई समझ नहीं आ रही भाई। मुझे बात बताए ना, जो कंडीशन हफीज़ शेख ने प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्री करवा के इनको कमिट किया था, वो सारी चीज़ें तो आपने जाके अभी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में जाके सारी एक्सेप्ट कर ली हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनका क्या कसूर था? अच्छा तोला साहब, चले थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं। टैक्स का आपका एक बड़ा अहम टॉपिक है। FBR की कारकर्दगी, लोग कह रहे हैं कि पहले से बेहतर हुई है, टैक्स कलेक्शन में कुछ बेहतरी आई है, ऐसी हकीकत में है क्या मामला? देखिए, बेहतरी तो आई है ना। इन्फ्लेशनरी इकॉनमी जब हो और एक्सपेंशनरी इकॉनमी हो, जब इंपोर्ट खुल जाएगी और बाकी सारी चीज़ें तो लोकल फैक्टर्स भी पर चलते हैं, तो ग्रोथ तो आएगी। ग्रोथ का मसला नहीं है, हमारा मसला ये है कि हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। 2 साल जो नेगेटिव ग्रोथ आई इनकी, वो टोटल नाअहली थी, और अब जो आई है वो बिल्कुल इस वजह से आई है कि आपने इंपोर्ट खोल दी, और अभी भी आएगी तो इंपोर्ट खुलने पे आएगी। 6,000 अरब अगर आती है, अब मेरा बजट देख लें, मई में मैंने बनाया था, बल्कि तो वो लिखा हुआ है उसमें कि 6,000 अरब होगा। आप बिल्कुल आए भी थे प्रेस क्लब में जब हमने इसकी पूरी आपको डिस्टिंक्शन बताई थी कि क्या है। तो ये तो सारी चीज़ें हम लोग के तो टिप पे होती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पेट्रोलियम लेवी पे मैंने कहा था शौकत तरीन साहब को कि आप नहीं लगा सकेंगे। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा नहीं मैं लगाऊंगा। जी जी, थोड़ा सा मुकम्मल कीजिएगा। उन्होंने कहा मैं लगाऊंगा, आप देखिए क्या हाल हो रहा है। देखिए, अब पेट्रोलियम लेवी का ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, वो सूबों को उसका शेयर नहीं मिलता, तो ये आसान तरीका होता है अपने फेडरल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बढ़ाने का। FBR में कुछ बेहतरी आई है तोला साहब? अगर मजमूई तौर पर देखा जाए पिछले 1 साल में, ठीक है टैक्स कलेक्शन अपनी जगह, लेकिन सिस्टम में बेहतरी आई है? वो कहते हैं ना खरामा खरामा, तो आ रही है, ऐसी बात नहीं है, और मेहनत करें। मैं देखें, एक बहुत ही क्लियर बात मैं बता रहा हूँ, जैसे अब कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर अब जैसे LTO कराची है, LTO इस्लामाबाद है, वहाँ टैक्स पेयर के ग्रीवेंसेस कम हुए हैं। ये तो क्योंकि जो चीफ कमिश्नर हैं जैसे कराची में,
वो उन्होंने बाकायदा तौर पे लोग जो इनके टैक्स पेयर्स हैं उनकी ग्रीवेंसेज बुला के सुनते हैं और फ्रिवलेस लिटिगेशन में नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा ओमन है। मगर अभी इतने बड़े इतने ज़्यादा रिफंड पड़े हुए हैं हमारे, जब तक आप ये नहीं देंगे, आप अगर टैक्स कलेक्शन एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप उनको रिफंड की तरफ यूटिलाइज कर देना। अगर आप रिफंड दे देंगे तो मईशत सफोकेट नहीं होगी। अब आप 12 अगर मेरे फर्ज करें 5 करोड़ रुपये आपके पास पड़े हुए हैं और अगर आप मुझे 12% पे मुझे लेना पड़े तो मैं 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा हर महीने दूंगा, हर साल दूंगा, और इसको मैं आपकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फिर इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ जाएगा। तो वो आप रिफंड की तरफ तवज्जो दें, जिनके जेन्युइन रिफंड बनते हैं उनको दे दें। चले, बहुत शुक्रिया। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इख्तिताम इसी बात पर है कि जब तक लोगों को घर पे खाना सस्ते दामों नहीं मिलेगा, खाने से मुराद खाने पीने की अशिया जो है वो उनकी पहुंच में नहीं आ पाएंगी उनकी तनख्वाह के मुताबिक, तो उस वक्त तक एक मईशत चलती रहे, फलती फूटती रहे, टैक्स जो है वो उसके अहदाफ पूरे होते रहे, लोगों की ज़िंदगी जब तक तब्दील नहीं होगी उस वक्त तक उनके लिए मईशत का चलना या ना चलना दोनों एक ही बात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए।